जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान श्रीलंका ने रिहा कर दिए 14 भारतीय मछुआरे। बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की धमक से श्रीलंका हुआ एक्टिव। साथ ही साथ बताएंगे बांग्लादेश में महाअष्टमी और पुण्य स्नान के लिए जुट गए हजारों हिंदू। सेना ने संभाली सुरक्षा की कमान। क्या भारत की अपील का है असर? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मोहम्मद यूनुस को खरी खोटी सुनाने का है असर? वहीं आपको बताएंगे सऊदी अरब ने उठाया सबसे बड़ा कदम। भारत पाकिस्तान समेत 14 देशों पर लगा दी बड़ी पाबंदी। आखिर क्या चाहते हैं मोहम्मद बिन सलमान? क्यों इन्होंने लिया ऐसा फैसला कि सऊदी जाने वालों को बड़ा झटका दिया है? प्रिंस सलमान ने भारत समेत 14 देशों का वीजा रोक दिया है। बताएंगे इसके पीछे की सबसे बड़ी और असली कारण जो कोई और आपको नहीं बताएगा। दोस्तों विस्तार से। साथ ही साथ बंगाल में इस बार बीजेपी करेगी सबसे बड़ा खेला। ममता के लिए बढ़ा दी बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस बार जो भी हो एडी चोटी का जोर लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे दोस्तों, इस खबर से आपको भी हो जाएगा क्लियर। सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत के दुश्मनों को अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका से निकले कि उधर श्रीलंका ने रिहा कर दिए भारतीय 14 मछुआरे। श्रीलंका ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के दौरान 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। रिहाई से पहले शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में अपनी टिप्पणी के दौरान कहा कि हमने मछुआरों के मुद्दों पर चर्चाएं की। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि हमें इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है। हमने मछुआरों की तत्काल रिहाई और उनकी नावों की वापसी पर जोर दिया। श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी तनाव का एक मुद्दा रहा है। 2025 की शुरुआत से 119 भारतीय मछुआरों और 16 मछली पकड़ने वाली नावों को कथित तौर पर श्रीलंकाई बलों द्वारा पकड़ा गया है, जिससे तटीय समुदायों में चिंता बढ़ गई है और हस्तक्षेप के लिए बार बार अपील की गई है। वार्ता के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि हमें बताया गया है कि श्रीलंकाई अधिकारियों ने 11 मछुआरों को तुरंत रिहा करने का फैसला किया है और शायद आने वाले दिनों में कुछ और मछुआरों को रिहा किया जाएगा। दोस्तों 14 भारतीय मछुआरों की रिहाई प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक और विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच हुई, जिसमें भारतीय समर्थित रेलवे परियोजनाओं जैसे कि अपग्रेडेड महो ओमानंथाई रेलवे ट्रैक और महो अनुराधापुरा खंड के लिए नवनिर्मित सिग्नलिंग सिस्टम का उद्घाटन शामिल था। दोस्तों अगर आप इस खबर पर गौर करें दोस्तों, और पिछले जो खबरों को हमने आपको बताया है मछुआरों को लेकर, उन पर अगर आप गौर करें तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब श्रीलंका भारतीय मछुआरों को पकड़ती है तो उनको छोड़ने के लिए काफी लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन अब जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका पहुंचे, वहां पर उन्होंने मछुआरों का मुद्दा उठाया। उसके तुरंत जस्ट बाद ही मछुआरों को छोड़ दिया गया, जो कि एक तरीके से पीएम मोदी के धाक को दर्शाता है कि कैसे श्रीलंका प्रधानमंत्री मोदी जी की रिस्पेक्ट करता है। वाकई में ये बात तो हर किसी को माननी ही पड़ेगी। इस पर आपकी अब जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन हम आशा करते हैं कि श्रीलंका अगली बार भारतीय मछुआरों को पकड़ने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा या फिर कोई नया नियम लागू करेगा, ताकि मछुआरे जो अपनी आजीविका चलाते हैं मछलियों को पकड़ करके, उनको परेशानी ना उठानी पड़े। आपकी क्या है दोस्तों इस पर राय? अगर आप भी पीएम मोदी जी का इस व्यवहार से खुश है और श्रीलंका द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करते हैं तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक नहीं दबाया तो दबाते हुए कमेंट में थैंक यू श्रीलंका जरूर कहिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बांग्लादेश में महाअष्टमी और पुण्य स्नान के लिए जुटे हजारों हिंदू। सेना ने संभाली सुरक्षा की कमान। क्या भारत की अपील का है ये बड़ा असर? दोस्तों बांग्लादेश में महाअष्टमी, बसंत पूजा और पुण्य स्नान पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सेना ने कमान संभाली है। बांग्लादेशी सेना की मीडिया विंग ने शनिवार को बताया कि हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी पूजा पंडालों, स्नान घाटों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात किए गए हैं। देश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हजारों की तादाद में हिंदू श्रद्धालु अपने अनुष्ठानों के लिए जुट रहे हैं और शांति पूर्वक इनको निपटा रहे हैं। दोस्तों बांग्लादेश में हिंदुओं के त्योहारों पर सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती इसीलिए अहम है क्योंकि देश में हालिया समय में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हुए हैं। बांग्लादेश में बीते साल अगस्त के बाद से धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार लगातार आलोचना का शिकार हुई है। भारत ने भी बांग्लादेश के सामने इस मुद्दे को उठाया है। इसका असर मोहम्मद यूनुस सरकार पर होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बांग्लादेश के लंग लबंग में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे देश और विदेश से लाखों तीर्थयात्री पहुंचे हैं। महाअष्टमी पुण्य स्नान 2 दिन तक चलेगा। रविवार
को हजारों तीर्थयात्री लंग लबंद के 19 घाटों पर स्नान करेंगे। उत्तरी कुरीग्राम जिले के चिलमारी में भी ब्रह्मपुत्र नदी में भी हजारों लोग स्नान के लिए जुटे हैं। भारत, श्रीलंका और नेपाल से भी तीर्थयात्री बांग्लादेश पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, माना यह जा रहा है कि अभी हाल ही में बिम्स्टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहम्मद यूनुस जो आपस में मिले, द्विपक्षीय बातचीत की, उसके बाद वहीं पर मोहम्मद यूनुस को मोदी जी ने ललकारा, वहीं पर खरी खोटी सुनाई। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, शेख हसीना वाला मुद्दा, बॉर्डर पर घुसपैठ का मुद्दा, इन सब पर जिस प्रकार से घेरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसका असर अब दिखता नजर आ रहा है। यही वजह है कि हम आपको यह खबर बता रहे हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद सिर्फ एक मीटिंग के जस्ट बाद ही जुटे गए हजारों हिंदू, वो भी बांग्लादेश में, और सेना ने उनको सुरक्षा देने के लिए कमान संभाल ली। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो आपको बता दें, इतना ही नहीं, मोदी यूनुस मुलाकात के संबंध में बांग्लादेश का सबसे बड़ा बयान कह रहा है कि शरारतपूर्ण और राजनीति से प्रेरित था पीएम मोदी जी का कहना। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच बैंकॉक में हुई उस बैठक के संबंध में बांग्लादेश की ओर से अब एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शरारतपूर्ण और राजनीति से प्रेरित था पीएम मोदी का बयान। दोस्तों, विशेष रूप से पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए ढाका के अनुरोध से संबंधित पहलू पर सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बैठक पर ढाका के आधिकारिक बयान और आलम के फेसबुक पोस्ट को लेकर यूनुस और पिछली बांग्लादेश सरकार के साथ संबंधों के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का वर्णन गलत बताया। अपने पोस्ट में आलम ने दावा किया कि मोदी जी ने कहा था कि हमने आपके यानी यूनुस प्रति हसीना का अपमानजनक व्यवहार देखा है। सूत्रों ने कहा कि मोदी जी ने यूनुस द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर यह कहते हुए प्रतिक्रिया दी थी कि इन मुद्दों पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा अच्छी चर्चा की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से द्विपक्षीय संबंध में हुई प्रगति की चर्चा की। वहीं दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के इस बयान को झूठा और शरारती बताया है। जी हाँ, नेक्स्ट और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सऊदी अरब का सबसे बड़ा कदम, भारत पाकिस्तान समेत 14 देशों पर लगाई सबसे बड़ी पाबंदी। आखिर क्यों किया ऐसा, एमबीएस ने बता दें। सऊदी अरब जाने वाले भारतीयों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। सऊदी अरब ने आगामी हज सीजन से पहले 14 देशों के नागरिकों के लिए उमराह, व्यापार और पारिवारिक वीजा पर अस्थायी यानी टेम्परेरी प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधों वाली लिस्ट में भारत ही नहीं बल्कि कुल 14 देशों के नाम है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY ने कूटनीतिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये प्रतिबंध जून के मध्य तक प्रभावी होंगे। प्रभावित देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया और यमन शामिल है। दोस्तों, हालांकि अभी जिनके पास उमराह वीजा है वे 13 अप्रैल तक सऊदी में रह सकते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा सऊदी अरबिया ने कदम क्यों उठाया, तो आपको बता दें, सऊदी अरब के जो अधिकारी हैं वो इसके पीछे दो सबसे बड़े और सबसे प्रमुख कारण बताते हैं। सबसे पहला कारण है कि अनाधिकृत लोग हज में ना शामिल हो सके, क्योंकि कई लोग मल्टीपल एंट्री वीजा पर देश में आते हैं और हज के दौरान अवैध रूप से इस धार्मिक आयोजन में शामिल हो जाते थे। इस कारण भीड़ भाड़ और सुरक्षा संबंधित खतरे बढ़ते थे। दूसरा कारण दोस्तों अवैध रोजगार है। जी हाँ, दरअसल लोग व्यापार और पारिवारिक वीजा के जरिए सऊदी में पहुंचे हैं और बिना इजाजत काम करते हैं। इस कारण लेबर मार्केट में दिक्कतें बढ़ती हैं। जी हाँ, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि हज के दौरान यात्रा नियमों को बेहतर करने और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बलूचिस्तान की शेरनी महरंग बलूच अभी भी शहबाज शरीफ की कैद में 10वें दिन भी प्रदर्शन जारी। आर पार की लड़ाई की तैयारी। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी BNP का रविवार को लगातार 10वें दिन भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने धमकी दी है कि अगर पार्टी प्रांतीय राजधानी के रेड जोन में मार्च करती है तो कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। BNP M प्रमुख अख्तर मंगल ने के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने 6 अप्रैल को मस्तंग के लकपास क्षेत्र से क्वेटा पहुंचने का संकल्प लिया। बता दें कि महरंग बलूच की रिहाई सहित उनकी मांगों को स्वीकार करने की समय सीमा शनिवार आधी रात को समाप्त हो गई थी। दोस्तों, पाकिस्तान का प्रमुख दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी पिछले 10 दिनों से बलूचिस्तान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जबरन गायब होने और महरंग बलूच सहित बलूच यकजहती समिति बोले तो BYC के नेताओं की अवैध हिरासत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने शनिवार को क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रांतीय सरकार ने बातचीत की ओर प्रस्ताव दिया है कि BNP M को सरियाब रोड पर शाहवानी स्टेडियम तक जाने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट खबर बता दे, पाकिस्तान में शांति समिति के सदस्य के घर पर TTP आतंकवादियों का बड़ा हमला, 5 लोगों की हुई मौत। जी हां, प्रतिबंधित संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से जुड़े आतंकवादियों ने शनिवार
शनिवार को पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शांति समिति के एक सदस्य के आवास पर हमला कर दिया, जिसमें परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। ये घटना उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली तहसील में हुई, जहां आतंकवादियों ने कादिर जमा के घर को निशाना बनाया। साथ ही साथ बता दे, खुल गया रेलवे का खुलजा सिम ब्रिज, ऊपर दौड़ती ट्रेन, नीचे से गुजरेंगे बड़े बड़े जहाज, 5 मिनट में खुलेगा पंबल ब्रिज। रेल की जो रफ्तार होगी वो होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। बता दें, रामनवमी पर देश के प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम जाने वाले श्रद्धालुओं को खास तोहफा दिया। आज से रामेश्वरम जाना आसान हो गया। जिस सफर में घंटे भर का समय लगता था, अब उसे सिर्फ 20 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। एशिया के पहले ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबल ब्रिज आज से खुल गया। दोस्तों, रामेश्वरम को देश से बाकी हिस्से से जोड़ने वाला ये ब्रिज आज से शुरू हो गया। मंडपम से रामेश्वरम की 2.808 किलोमीटर की दूरी को तय करना अब आसान हो गया है। नया ब्रिज डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बीच से खुल जाता है, यानी ऊपर से ट्रेन गुजरती है और जब जहाज को गुजरना होता है तो ब्रिज के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी जब समंदर में जहाजों को गुजरना होता है तो ये पुल अली बाबा के गुफा की तरह खुल जाता है। स्टेनलेस स्टील से बने नए ब्रिज पर पॉलीसिलॉक्सेन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी के लिए ये इकलौता ब्रिज है। साल 2019 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। साल 2021 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन डिले की वजह से इसे 2024 तक पूरा किया गया। 72.5 मीटर लंबे ब्रिज पर 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, ब्रह्मपुत्र की धारा पर शिकंजा कसने की साजिश, बहाव को मोड़कर भारत को घुटनों पर लाने की चाल, चीन के डैम से कैसे आ रही तबाही की आहट। बता दें, चीन के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अक्सर किसी न किसी के लिए खतरे की वजह बनते ही बनते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिक्स पर गंभीर असर डाल सकती है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ चाइना की टेक्नोलॉजी के चमत्कार की बात नहीं है, बल्कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भारत के सामने गंभीर संकट खड़ा होने की आशंका है। चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। ये परियोजना तिब्बत के मैडोग काउंटी में यारलुंग तसांगपो नदी पर बनाई जा रही है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, डोनाल्ड ट्रंप पर भड़की अमेरिकी जनता सड़कों पर उतरे। आखिर क्यों? सबसे ताकतवर शख्स के लिए खिलाफ खोल दिया मोर्चा। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर उनके देश में कड़ा विरोध हो रहा है। शनिवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर उनकी नीतियों और टैरिफ को लेकर उनका विरोध करने लगे। सभी 50 अमेरिकी राज्यों के साथ कनाडा और मेक्सिको में भी ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप के फ्लोरिडा निवास और वॉशिंगटन डीसी में सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लोग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज यानी डोजी के निदेशक एलोन मस्क का विरोध कर रहे थे और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अमेरिका में प्रदर्शन हैंड्स ऑफ की ओर से करवाया जा रहा है। हैंड्स ऑफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे मॉडर्न हिस्ट्री में बेशर्मी से सत्ता हथियाने को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी लामबंदी के रूप में बताया गया है। ये प्रदर्शन ट्रंप सरकार और डोजी के खिलाफ बजट में कटौती और नौकरी से कर्मचारियों के निकाले जाने के विरोध में किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया टैरिफ तो गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। शहबाज के मंत्री ने कहा, हमारा डेलीगेशन अमेरिका जाकर इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करेगा। जी हां, पाकिस्तान ने ट्रंप के प्रशासन द्वारा लगाए गए 29% टैरिफ को एक चुनौती के बजाय एक अवसर के रूप में देखने की योजना बनाई है। हाल में ही वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान अमेरिकी व्यापार नीति में हो रहे बदलाव को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से आयातित सामान पर 29% टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान के निर्यातकों के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि ऐसे इस कठिन समय में भी पाकिस्तान इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करेगा। उनका कहना था कि आपको कभी भी अच्छे संकट का फायदा उठाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हम इसे एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में देख रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, 70% हिंदू राम की सेना। जी हां दोस्तों, बंगाल में बीजेपी का इस बार बहुत बड़ा खेल, चारों ओर से मिले इशारे। ममता के लिए कितनी बड़ी चुनौती बता दें, 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में शिकस्त के बाद लगा था कि बीजेपी बंगाल पर फोकस छोड़ रही है, लेकिन दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। दोस्तों, चंद दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में खुलेआम कहा था कि सीना ठोक कर बताएंगे, दिल्ली जीत लिया, अब बंगाल भी जीतेंगे। अब राम नवमी जो कुछ दिखा वो ममता की धड़कनें बढ़ाने वाला है। बीजेपी के नेता अब खुलेआम 70% हिंदू राम की सेना की बातें करने लगे हैं। उधर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की जुबान पर भी अब सिर्फ बंगाल ही बंगाल है। बीजेपी चारों ओर से जोर लगाकर बंगाल में सत्ता का खेल बदलने की तैयारी में है। आखिर बीजेपी को वहां जीत की खुशबू क्यों मिल रही है, आपको बता दें, दरअसल रामनवमी पर बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में बड़ी यात्राएं निकलवा रही है। जुलूस में हजारों लोग शामिल
शामिल हुए हैं। इसी के बहाने बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन हिंदुओं को एकजुट करने में जुट चुके हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि रामनवमी जैसे त्योहारों पर भारी पुलिस बल की तैनाती इस बात का सबूत है कि राज्य सरकार हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रही है। मजूमदार ने कहा कि 70% से ज्यादा हिंदू आबादी के बावजूद हमें अपने त्योहारों के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। ये बंगाल के हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। रामनवमी के दौरान बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी ने पूरे बंगाल में 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। ये हिंदू ध्रुवीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो ममता के लिए चिंता का सबब है। दोस्तों, इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितना ज्यादा जोर हो सके वो लगाएगी बंगाल चुनाव को जीतने के लिए। दोस्तों, ऐसे में अभी बंगाल का चुनाव जो है वो थोड़ा सा दूर है। ऐसे में आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे बंगाल चुनाव को लेकर? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज रामनवमी का दिन है दोस्तों, और आप लोग कमेंट में जय श्री राम ना कहें, ये तो हो ही नहीं सकता, तो भारी मात्रा में जय श्री राम कह दीजिएगा। ये सभी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसे लगी बताना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कहते हुए आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।